महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। देखो ये दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। वोट चोर। संसद आज कुछ ठीक चली और दिनों के मुकाबले। नए बिलों पर चर्चा हुई, आपसे हमसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, वैसी रही जैसे शायद हम आप चाहते हैं। पर बहस बवाल बिना संसद कैसी, तो वो भी हुआ है। प्रियंका गांधी मनरेगा का नाम जी राम जी रोजगार स्कीम बदलने पर भड़की तो सदन में हंगामा होने लगा। शशि थरूर को भी इस मुद्दे पर अपने बचपन का एक गाना याद आ गया। क्या गाना था, क्या और मुद्दे उठे, कौन से नए बिल आए, सब बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। संसद में आज सबसे पहले 1971 इंडो पाक वॉर के शहीदों को नमन किया गया, उनके बलिदान को याद किया गया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुए भारत पाक युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें लगभग 93,000 पाक सैनिक बंदी बनाए गए थे। युद्ध का परिणाम ये निकला कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। चलिए अब सदन की कार्रवाई पर लौटते हैं। पहले बात लोकसभा की, जहां आज बहसबाजी तो हुई मगर तमाम मुद्दों को उठाते हुए मुद्दा मनरेगा का नाम बदलने का भी छाया रहा, जिस पर प्रियंका गांधी ने आपत्ति भी जताई। मगर उस मुद्दे पर आने से पहले जरा उन बिलों पर बात कर लेते हैं जिन पर लोकसभा में चर्चा हुई। बीते दिन लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पेश किया था, फिर इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पास कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बिल का मकसद यूनिवर्सिटी और अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सीखने, रिसर्च और नए तरीके से एक्सीलेंस हासिल करने में सक्षम बनाना है। सुनिए वो क्या बोले। Speaker sir, with your kind permission, I move that the bill to enable empower the universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education, for research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Viksit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate the universities and other higher education institutions to become independent self-governing institutions and to promote excellence through a robust and transparent system to accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto we refer to a joint committee of the House consisting of 21 members of this House to be nominated by Honorable Speaker of Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha to be nominated by Honorable Chairman of Rajya Sabha. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। इसका मकसद इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव लाने का है। बताया जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वो किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा। सुनिए वित्त मंत्री को। Government came up with several flagship programs like PM Jeevan Jyoti Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, PM Jan Arogya Yojana and Krishi Bima Yojana. All these aimed at the poorest sections who can't afford insurance, but by keeping the premium less, we made access to insurance, and as I said in the morning, that kind of an access which came of help even during a big pandemic like COVID. Other than that, the government also has been making sure that the public sector insurance companies can meet the insurance requirement of the people of India. So by listing of LIC, for instance, we have made it transparent for people to know what is happening there. And those who want to participate in the retail stock market, they can also come in. The GIC, reinsurance, New India Assurance are all in this direction. So with these kind of steps taken. और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर सदन से लेकर बाहर तक बवाल मचा हुआ है। सदन में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया। बिल पेश करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इसमें मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 करने को लेकर हुआ। इसे शॉर्ट में VBG राम जी बिल कहा जा रहा है।
नई योजना में ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। पहले मनरेगा में 15 दिनों के भीतर मजदूरों को पेमेंट मिलता था। नए बिल में वीकली पेमेंट सिस्टम रखने की बात कही गई है। पहले मनरेगा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन नई स्कीम में राज्यों को भी हिस्सा देना होगा। कुछ राज्यों में 90% केंद्र और 10% राज्य देंगे, जबकि बाकी राज्यों में 60% केंद्र और 40% राज्य खर्च उठाएंगे। इससे योजना को चलाने में राज्यों का रोल और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेगी। अब आते हैं विवाद पर। बिल पर सदन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। देखिए वो क्या बोली। सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। मनरेगा बनाम जी राम जी स्कीम की बहस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। अंग्रेजी में दलील देते हुए उन्होंने अपने बचपन के गीत के बोल भी सुना डाले। देखिए। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have 2 languages in the title just to make the acronym Ji Ram Ji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। And in this particular case it's a real बिल एक और भी है जिस पर आज लोकसभा में खूब बहस हुई, वो है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। इस कानून का मकसद पुराने कानूनों में बदलाव लाना और ऐसे कानूनों को रद्द करना है जो अब यूज में नहीं है। सुनिए, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कविता सुनाकर इस बिल पर क्या दलील रखी। जब हम लोग आमतौर पे चर्चा करते हैं तो इस देश में 2-3 बातें बड़ी प्रचलित है। अरे न्याय में बड़ी देरी हो रही है, आम जन पिस रहा है, हमारा केस 8-8 साल 10-10 साल से चल रहा है। और इतने कुछ देखने सुनने के बाद भी अगर लोग मौन रहे, सरकार मौन रहे, तो ये नहीं हो सकता मोदी सरकार में। इस नाते में बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आज इस बिल का, इस संशोधन का बहुत समर्थन करता हूं। मैं तो कई बार कविताएं भी लिखता हूं। आज इस विषय पे मैं सोच रहा था कि कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। कानून जाल में फंसे देश, ऐसी भी क्या मजबूरी है। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा, उद्बोधन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मोदी सरकार से आशा है, ये पूरा देश इस समय आशा से उनको लगातार तीसरी बार चुना है। मोदी सरकार से आशा है, अब जन विश्वास पूर्ण होगा। जब जब भ्रमजाल बड़ा होगा तो संशोधन बहुत जरूरी है। सभापति जी, संशोधन बहुत जरूरी है।
बिल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने विपक्ष की ओर से बात रखते हुए एक और मुद्दा भी उठाया। कहा, डॉक्टर आईसीयू में मुर्दों से भी पैसा बटोरते हैं, उनके खिलाफ कानून आना चाहिए। सुनिए। ये जो डॉक्टर जिस तरीके से पूरा का पूरा चिट्ठा लिखते हैं, या हम जब जांच करने जाते हैं या हम अस्पताल में जाते हैं तो हमको मरे हुए लोगों को भी आईसीयू पर भर्ती करके पैसा वसूलता है और मनमानी फीस लेता है। कोई जांच नहीं है, इसके लिए कोई जांच वालों के लिए कानून नहीं है। कोई प्राइवेट जांच वाले के लिए जितना पैसा हो, तो क्या इसके लिए भी कोई कानून 71 कानूनों में बदलाव में आप व्यवस्थित कर रहे हैं? क्या डॉक्टर मनमानी ना करे? क्या ये डॉक्टर पर रेगुलेटरी बॉडी बने, कोई इसको देखने वाला हो? क्या हमारे माननीय एमपी विधायक या चुने हुए प्रतिनिधि की भी कोई उसमें भागीदारी होगी कि आप पूरा का पूरा सरकारी को दे दीजिएगा, पूरा का पूरा नौकरशाह के हाथ में दे दीजिएगा? ये नौकरशाह इस देश को गुलाम बना देगा और नौकरशाह देश को चलाता है, हमारे नेता नहीं चलाते हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी वहां होनी चाहिए। तीसरी चीज, भू हदबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन ना तो किसी को गरीब को जमीन मिलता है, ना लाल कार्ड मिलता है। उद्योगपतियों के लिए 1 रुपये में 1000 बीघा जमीन मिल जाता है, लेकिन यदि गरीब को 5 डिसमिल जमीन की बात होगी, गरीब को देने की बात होगी, तो उसको नहीं मिलता। क्या उसके लिए कोई कठोर कानून लाए जाएंगे? बिलों पर बहस के अलावा कुछ जरूरी सवाल भी उठाए गए सदन में। भाजपा सांसद मिथिलेश पटेल ने पीएम किसान योजना के बारे में सवाल पूछा कि क्या समय पर किसानों की मदद के लिए पैसे पहुंच रहे हैं। पीएम किसान योजना में करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिसके कारण उन सभी पात्र किसानों को बिना किसी त्रुटि के उनके ही खाते में और समय पर लाभ की धनराशि पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीएम किसान योजना में लाभ को किसानों के खाते में बिना किसी त्रुटि के पहचानने में सरकार ने क्या उपाय किए हैं? किसी भुगतान के विफल होने पर सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं? जवाब में कृषि और किसान कल्याण के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा, वो भी सुनिए। प्रश्नकर्ता का प्रश्न बहुत ही सही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए योजना का लाभ लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचे 13वीं किस्त के पीएम किसान के अंतर्गत लाभ जारी करने के लिए आधारित भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजनाओं का लाभ लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में स्थानांतरित हो। इससे खाता आधारित भुगतान की समस्या समाप्त हो गई है, जिसमें डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, बैंक विलयन के कारण खाता विवरण में परिवर्तन की संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप 21वीं किस्त में 99.87% की ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक देखी गई है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने ओल्ड एज होम का मुद्दा उठाया। पूछा कि बिहार, झारखंड और देश भर में ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, उस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, देखिए। किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वो अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और सुरक्षा देता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत देश में वर्तमान में कितने वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं तथा बिहार और झारखंड में उनकी संख्या कितनी है, और ये संख्या जो बढ़ रही है उसको देखते हुए इनको बढ़ाने का क्या ये लोग कर रहे हैं। जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने क्या दलील पेश की, वो भी सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना 15-16 में की। उसके माध्यम से अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारा एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, इसके अंतर्गत हम निःशुल्क आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम करते हैं और ये वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधा संपन्न आवास प्रदान करने का काम भी होता है। अब तक वर्तमान में देश भर में 706 वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिसमें बिहार में 8 और झारखंड में 15 हैं। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि ये वरिष्ठ नागरिक गृहों को आवश्यक सुविधाओं के लिए जो दिशा निर्देशों के साथ हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग आवासीय कमरे और डॉर्मेटरी देने का काम करते हैं। पर्याप्त सुरक्षित पेयजल
और अन्य सहायक उपयोग के उपकरण भी देने का काम करते हैं। उनके लिए सुविधाओं में बिजली, पंखे, आवश्यकता अनुसार हीटिंग और बाकी रसोई घर, भंडार कक्ष इत्यादि जितनी सुविधाएं उनको दे सकते हैं देने का काम भी होता है। और जहां तक विस्तार की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो मैं कहना चाहता हूं कि योजना के दायरे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों से जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों के माध्यम से जो भी हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और हम प्राथमिकता के आधार पर उन निर्णय लेकर वो बढ़ाने का काम भी करते हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में वृद्धा पेंशन पर सवाल जवाब किए। सदन में बुजुर्गों के हक में सवाल करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया। केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाने पर भी वो बोले, सुनिए। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 11 मार्च 2025 को सरकार ने एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर दिया था और इनके उत्तर के अनुसार चंडीगढ़ में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1000 रुपये है, पंजाब में 1500-2000 रुपये है, हरियाणा में 3000 रुपये है। चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 2016 से नहीं बढ़ी है। जब इनसे सवाल पूछते हैं ये कहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। चंडीगढ़ प्रशासन से बात करते हैं वो कहते हैं हम निरंतर और लगातार प्रस्ताव भेजते रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप चंडीगढ़ में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कब करने जा रहे हैं? सामाजिक कल्याण मंत्री ने कहा कि यह मामला सीधे हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां जाकर राज्य सरकार से पूछिए। समाज कल्याण मंत्रालय पेंशन नहीं देता, ग्रामीण विकास मंत्रालय से आपको पूछना चाहिए। सुनिए उनकी बात। माननीय सदस्य ने चंडीगढ़ में 1000 से ज़्यादा बढ़ाने का काम पेंशन का किया है। ये सीधे सीधे हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ पेंशन का नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 60 साल से लेकर के 79 साल तक, सुन लीजिए मेरा, 60 साल से लेकर के 79 साल तक 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 80 साल से ऊपर 500 रुपये, लेकिन बाकी हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं टॉप अप करने का काम करती हैं। तो ये विषय वहाँ जाकर राज्य सरकार से पूछिए। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का विषय है, लेकिन 200 रुपये और 500 रुपये केंद्र से जाता है, राज्य सरकारें टॉप अप करने का काम करती है। अब बात राज्यसभा की, जहां भी आज आम जनता यानी आपसे हमसे जुड़े कई सवाल उठे। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में आंगनबाड़ी और आशा बहनों को स्थायी कर्मचारी बनाने का मामला उठाया। आशा वर्कर के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इनका काम ज्यादा है और पैसे कम। सुनिए। I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical government programs, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the community resource persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, these women workers are overburdened and underpaid. Across the country, ASHA workers undertake immunization, mobilization, maternal health, and family welfare. Yet, they remain volunteers with low honoraria and limited social security. Anganwadi workers are similarly paid a meager base honorarium of rupees 4,500 and rupees 2,250 per month by the union government. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने जानवरों के अधिकार और सुरक्षा की बात की। इलीगल डेयरी माफिया की भी बात सदन में रखते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हिंदू धर्म में पशुओं को केवल जीव नहीं बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक माना गया है। गाय को माँ और कुत्ते को धर्म का प्रहरी माना गया है। ये हमारी खूबसूरत संस्कृति है। लेकिन सर, आज इन बेजुबानों की हालत गंभीर चिंता का विषय है। सर, इलीगल डेयरी माफिया गौ माता पर अत्याचार कर रही है। गाय को दूध निकालकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, वहां वो कूड़ा खाकर बीमार पड़ जाती हैं। सड़क पर उन्हें भी चोट लगती है और लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं।
सर, मैं उन परिवारों का भी दर्द समझती हूं जिन्होंने रेबीज या डॉग बाइट से अपने प्रियजन खोए हैं। डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सीधे सीधे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वो ढंग से काम करते तो इस देश में एक भी मौत रेबीज से नहीं होती। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान पर सवाल करते हुए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने गांव घर और महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुनिए क्या पूछा उन्होंने। सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये 3 लोगों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने 0 आवर में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बात की। भाई वो इतनी परेशान है, उनको आप इतने सारे काम देते हैं, वो भी जो प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं, उनको सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर उनका खुद का वो अपने बच्चों और अपना कैसा हेल्थ का ध्यान रखेंगी, चाहे 4,200 रुपये में या 4,500 रुपये देते हैं। दूसरा, आशा, आप मिनिमम उसको वेजेस देते हैं और उसको 9 महीने तक उस प्रेग्नेंट महिला के साथ रहना पड़ता है। और जब वो महिला को लेकर जाती है अस्पताल में, आशा को अगर वो रात में लेके नहीं गई, रात में उसको रूम तक नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है। एक तो ये उनकी स्थिति है। जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो बातें स्पष्ट की वो भी आपको सुननी चाहिए। सभापति जी, जो पहला सवाल इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्तियों के संबंध में उठाया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। दूसरी बात रही आशा की। आशा को हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करते हैं सर। कोई भी ऐसी महिला जिसको गर्भवती महिला जिसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाना है, हम आशा को हर विजिट के लिए महिलाओं को मोबिलाइज करा के फैसिलिटी तक ले जाने के लिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। आशाओं के भी सेहत का हमने ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारे राज्यों के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में एचआर की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट के लिए हमने यू कोट वी पे जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करें। इन सवाल जवाब के बाद एक बार फिर सदन में सुई अटक गई आकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। चुनाव सुधारों पर जिन सांसदों ने अपनी बात नहीं रखी थी और जो बात रखना चाहते थे उन्होंने भाग लिया। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने भी अपना मत फिर से रखा, उनको भी सुनिए। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक एसआईआर के बारे में पिछले 4 महीने में देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ कि जैसे बहुत बड़ी धांधली हो रही है और आप जैसे जिम्मेवार पार्टी, मुझे तो कभी दुख होता है जयराम जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार पटेल, ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए तो समझ में आ जाता है कि कितना पानी गंगा जमुना से बह चुका है, कितना पानी बह चुका है। इसके अलावा राज्यसभा में रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल और सप्लीमेंट्री डिमांड्स और बीमा सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मिला जुलाकर देखा जाए तो बाकी तमाम दिनों के मुकाबले आज का सदन किसान, विद्यार्थी, महिला और आम नागरिकों से जुड़े सवालों पर चर्चा करता दिखा, जो कि अच्छी बात है। हंगामा कम और काम ज्यादा हो तो माननीय जनता को भी अच्छा लगता है कि चलिए वोट देने गए थे, सांसद जी लोग कुछ कर रहे हैं। पर वही है, चर्चा के नतीजे भी आप तक पहुंचते रहें, संसद से बहस का परिणाम सड़क पर भी दिखता रहे तो बढ़िया रहेगा। बाकी हम अपना काम ऐसे ही करते रहेंगे, जो हुआ जैसा हुआ संसद में आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने, शूट किया है मोहित ने। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप देखते रहिए न्यूज़ बेंच।